आपके साथ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां आपको हम बताते हैं अच्छी सेहत का राज, बेहतर जिंदगी का पाठ और सावधानी का महत्व। क्योंकि कहते हैं बीमारियां आती नहीं बल्कि बुला ली जाती हैं। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी सतर्कता और सही समय पर इलाज, यही है लंबी और खुशहाल जिंदगी का मंत्र। और आज की इस क्लास में बात होगी उन परेशानियों की जिनसे हर घर जुड़ा है। महिलाओं की सेहत और गायनिक से जुड़ी समस्याएं, बचपन की बीमारियां और बच्चों की देखभाल, और साथ ही कान नाक गले से जुड़ी छोटी सी समस्या जो कभी कभी बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो आइए आज की इस सेहत की पाठशाला में जानते हैं कैसे रखें खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित, कैसे समय रहते पहचाने लक्षण और कैसे अपनाएं वो आदतें जो बनाएंगी एक बेहतर जीवन की नींव। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेहत की पाठशाला। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर मनीषा शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट है, आईएलएस हॉस्पिटल रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका विस्तार न्यूज के इस ऑफिस में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, क्योंकि देखिए गायनिकों से जुड़ी जब बात होती है तो महिलाओं की कई ऐसी कॉमन गायनेकोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं को गायनिक से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं। जो महिलाओं को सबसे कॉमन जो आजकल समस्याएं हैं वो है इरेगुलर पीरियड्स, यानी अनियमित पीरियड्स, और हार्मोनल डिसबैलेंस, जिसको पीसीओडी भी बोलते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो क्या इसके लिए कोई एज लिमिट होती है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक पहले एज के पहले से आजकल पीरियड शुरू हो जाता है, तो क्या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये सब होता है? हाँ बिल्कुल, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल्स बहुत ख़राब हो चुकी है आजकल और जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है। साथ ही साथ रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइफस्टाइल अपना जीवन शैली जो है उसमें बदलाव करना चाहिए और प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उनको न्यूट्रिशियस हेल्दी अच्छा फूड खाना चाहिए, जिससे कि उनका सेहत अच्छा बना रहे। जी, जैसे कि आपने बताया भी कि जो आजकल लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है, हम जंक बहुत खाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्या? यस, बिकॉज़ ये जो मैदा और मैदा रिलेटेड जो तत्व होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं होते। इनमें बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, और जैसे हमारे शरीर के जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, ये सब चीज़ें उन्हें पोषक जो तत्व होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैम, क्या पीसीओडी और पीसीओएस का कारण भी बहुत बड़ा ये बदलती लाइफस्टाइल ही होता है, और इसमें फ़र्क क्या होता है? पीसीओडी और पीसीओएस में फ़र्क कितना और इलाज कैसे इसमें संभव है? पीसीओडी और पीसीओएस एक सेम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ होती है, पर पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट बन जाता है पीसीओडी डिसीज़ जो रहती है उसमें, और इसमें फीमेल्स के अंडाशय से एग रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्मोनल का डिसबैलेंस हो जाता है। इसमें उन लोगों के सिम्टम्स ये होते हैं कि उनका अचानक से वेट गेन होने लग जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, हर्स्यूटिज्म मतलब मेल पैटर्न में उनके हेयर ग्रोथ होने लग जाते हैं, एक्ने, स्किन प्रॉब्लम्स, मूड चेंजेस, ये सारी तकलीफ़ें उनको होती हैं। तो उसका इलाज क्या संभव है मैम? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड, फ्रेश होम कुक्ड घर का खाना खाना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड अपने स्ट्रेस को कम रखना चाहिए। ओके, तो इससे देखिए जो आप बातें बता रही हैं उससे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको बहुत नॉलेज भी मिलेगी, वो सावधानी बरत पाएंगे। अब बात जब आती है आजकल प्रेगनेंसी के दौरान, हम देखते हैं कि कई दिक्कतें महिलाओं को होती है। आजकल कंसीव करने में भी महिलाओं को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो जब बात आती है प्रेगनेंसी की, तो आप क्या संदेश देंगी उन महिलाओं को कि किन किन सावधानियों का उन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है? प्रेगनेंसी की एक सही उम्र क्या होती है, जैसे 25 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में अपना फैमिली कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस होते हैं, लाइक अगर 19 ईयर्स के पहले या 35 ईयर्स के बाद में जो ये प्रेगनेंसीज होते हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहलाते हैं। तो एक तो उनको सही समय पे सही डिसीजन लेना चाहिए। एक टर्म होता है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग,
जो कि अगर मेरा तो ये मानना है कि हर बच्चा हर प्रेगनेंसी एक प्लान प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तो उनको अपने गायनक के पास जाके पहले कंसल्टेशन लेना चाहिए कि आई एम रेडी फॉर नाउ, आई एम प्लानिंग अ बेबी। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कर सकते हैं, जिसके पहले डॉक्टर उनको शुरू के 3 महीने से फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, उनके एक बेसिक टेस्ट होता है जैसे थायराइड टेस्ट, ये सब जांच करने का उनको सुझाव देते हैं, जिसको उन्हें फॉलो करना चाहिए। और इनको सावधानियां ये बरतनी चाहिए कि इसमें रेगुलर उनको चेकअप्स ज़रूर लेने चाहिए और मिनिमम 3 से 4 विजिट्स और मिनिमम 3 से 4 सोनोग्राफी जो आवश्यक होती है वो करवानी चाहिए, ताकि उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर होते हैं वो ये बता सके कि होने वाले बच्चे में और माँ में कुछ तकलीफ़ें हैं, तो उसको सही समय पे सुधार किया जा सकता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है मैम मेरा, कि हम कई बार देखते हैं कि ना ही दोनों कपल में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं बट फिर भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिलती हैं? जो ये आप बोल रहे हैं इसको बोलते हैं इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, जिसका कि कोई भी कॉज नहीं होता है। ये 10% ऑफ केसेस में होता है, कपल्स में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में जो था लोगों को बहुत समय मिल गया, तो ऐसे देखा गया कि जो इनफर्टिलिटी वाले कपल्स थे उन लोगों में बहुत सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो गई। तो जब जैसे स्ट्रेस कम हो गया, जब लोगों ने एक दूसरे को समय देना शुरू किया, संतुलित आहार खाना शुरू किया, क्योंकि बाहर से जंक फूड्स भी बंद थे, तो काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला। तो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक बहुत अच्छी रहती है, बट इन केसेस में सक्सेस ज़्यादा मिलता है। तो जब हम इस तकनीक की बातें करते हैं तो ये कितना सुरक्षित है और कितना सफल है? IVF टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक बहुत ही सफल है और इसके सक्सेस रेट होते हैं 70 से 80%। ये सफल रहता है, सुरक्षित भी रहता है, बिकॉज इसमें काफ़ी सावधानियां बरती जाती है और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस ये सब किया जाता है। सुरक्षित तो रहता है, बट उनको रेगुलर कंसल्टेशन और रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए। एक सवाल और है मेरा मैम, कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, बिना टाके वाली सर्जरी जो होती है, वो महिलाओं के लिए कितनी लाभदायक होती है? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी हाई हो गई हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना टाके वाली सर्जरी बोलते हैं, इसमें छोटे चीरे से ही उसकी सर्जरी हो जाती है और ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है कि ये छोटे चीरे से हो रही है तो क्या ये सफल है या सेफ़ है, तो इसका सेफ्टी प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है और उनकी जल्दी रिकवरी होती है और हॉस्पिटल से जल्दी उन्हें छुट्टी मिल जाती है। ओके। एक चीज़ और बताइएगा मैम, क्योंकि आजकल हम कॉमनली देखते हैं कि लोग नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा सी सेक्शन करवाते हैं, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखती हैं? नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में आजकल क्या ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिल रहा है और क्या ज़्यादा लाभदायक होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हमेशा ही लाभदायक रहता है, बिकॉज़ उसमें नॉर्मल तरीके से डिलीवरी कराई जाती है और उनको जल्दी छुट्टी मिल जाती है। सिजेरियन सेक्शन होता है जब मदर या बच्चे को रिस्क हो रहा है, तभी किया जाता है, या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनके केसेस में आपका सिजेरियन सेक्शन जो इलेक्टिवली कराते हैं वो होता है। तो नॉर्मल ही सुरक्षित होता है, सिजेरियन कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनका सिजेरियन होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैम, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि आपका हॉस्पिटल क्या महिलाओं के लिए नियमित हेल्थ चेकअप पैकेज उपलब्ध कराता और किस तरीके से काम कर रहा है आपका हॉस्पिटल? जी हाँ, हमारे ALS हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए नियमित हेल्थ चेकअप पैकेजेस हैं, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में है, 60-70% डिस्काउंट में है और इन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा है। जैसे कैंसर स्क्रीनिंग पैकेजेस हैं, वेल वुमेन पैकेजेस हैं, सीनियर सिटीज़न फीमेल्स के पैकेजेस हैं, तो सारे एज ग्रुप की महिलाओं के लिए हेल्थ पैकेजेस उपलब्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, और जो जानकारी आपने साझा की है मुझे लगता है बहुत सी महिलाओं के लिए मददगार साबित होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। सेहत की पाठशाला में हमने पहले बात की महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की। डॉक्टर ने बताया कि कैसे महिलाओं को खुद को सावधान और सुरक्षित रखना चाहिए, साथ ही क्या इंटेक करना है, क्या नहीं खाना, तमाम बातें जानने के बाद अब चलिए बच्चों के डॉक्टर से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राकेश सिंह, पीडियाट्रिक है, ILS हॉस्पिटल रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि बच्चों में सबसे कॉमन बीमारियां कौन सी होती हैं जिनके लिए पेरेंट्स को हमेशा सतर्क रहना चाहिए? बच्चों में होने वाली जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें तो सर्दी, ज़ुकाम, खांसी
दस्त, उल्टी, टाइफाइड इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, स्किन के इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शन है, स्किन का एक्जिमा है, एलर्जी है, ये बीमारियां कॉमनली देखी जाती है। और ये बताइएगा कि नवजात शिशु की देखभाल में सबसे ज़्यादा किन बातों पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत हो जाती है? देखिए, नवजात शिशु का इम्यून सिस्टम जो रहता है वो बहुत वीक रहता है, तो नवजात शिशु और माता को ज़्यादा विजिटर्स उसके रूम में नहीं आए, ज़्यादा लोग मिलने ना आए, दूर रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, जो बच्चों का केयर कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। तो ये तमाम बातों का ध्यान रखना नवजातों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छोटे बच्चों का पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि जब इन्हीं नवजात शिशु छोटे छोटे बच्चों की बात होती है तो वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि समय पर वैक्सीनेशन नहीं होने की वजह से बच्चों को बाद में दिक्कत देखने को मिलती है। तो बच्चों के लिए टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का महत्व क्या है और क्या आपकी यूनिट में सभी वैक्सीन उपलब्ध हैं? जी, टीकाकरण जो होता है बच्चों का, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है और जो प्राइवेट क्लिनिक्स में होता है, वो जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए रहता है। तो 12 से 16 जो प्रमुख जानलेवा बीमारियां हैं 5 साल के नीचे होने वाली, उससे बचाव के लिए रहता है। तो सभी माता पिता को ये समय के अनुसार लगाना चाहिए। हमारे यूनिट में ILS हॉस्पिटल में नवजात शिशु से लेके 18 साल तक के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन उपलब्ध है। और समय से पहले जन्मे बच्चे जो होते हैं, प्री टर्म बेबीज जिन्हें कहते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है आपके हॉस्पिटल में? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि डिलीवरी किसी और हॉस्पिटल में हो रही है, वहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जिस वजह से बेबी को किसी और हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। तो क्या ILS हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई यूनिट है जहाँ पर डिलीवरी भी हो सके और प्री टर्म बेबीज़ की देख रेख भी हो सके? देखिए, ILS हॉस्पिटल में जो NICU की फैसिलिटी है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये लेवल 3B एडवांस NICU है। यहाँ पर 1 किलो से नीचे वज़न वाले बच्चे जो 28 सप्ताह से भी कम दिन में जन्म लिए हैं, उनका भी पूरा एडवांस केयर होता है। यहाँ पर कन्वेंशनल वेंटिलेशन से लेके हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन और बाकी सभी जो प्री मेच्योर बेबी के केयर में चीज़ें लगती हैं, जो डॉक्टर्स लगते हैं, सभी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में अस्थमा और एलर्जी के मामले बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, अस्थमा और एलर्जी मेनली बढ़ रहे हैं बिकॉज पोल्यूशन बढ़ गया है वातावरण में, और ये जेनेटिक थोड़ा जीन रिलेटेड भी है। अगर माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स को अस्थमा है, एलर्जी है, तो बच्चों में आता है। और ख़ासकर आजकल इंडोर एक्टिविटी बच्चों की ज़्यादा है, आउटडोर कम हो गई है, उसके कारण भी अस्थमा एलर्जी के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। पेट भी रखते हैं आजकल लोग, तो पेट्स के कारण भी एलर्जी के केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं अस्थमा के। अच्छा, लेकिन जब इसकी बात आती है डॉक्टर साहब, तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशंस की, तो न्यूट्रिशन और बच्चों की डाइट में पेरेंट्स को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को? मेनली तो संतुलित आहार रखना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रखना चाहिए, जंक फूड, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब को अवॉइड करना चाहिए और बैलेंस डाइट देना चाहिए। और ये भी जानकारी दीजिएगा डॉक्टर साहब कि बच्चों में मोटापे और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का क्या कारण है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को भी मोटापे की समस्या हो जाती है, डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, कई बार नन्हे नन्हे बच्चों को हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो जाती है, लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या दिखता है? देखिए, मोटापा और डायबिटीज़ एक तो पहले जेनेटिक रहता है, जीन्स रिलेटेड रहता है। अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में है तो वो बच्चों में आता है। उसके बाद खान पान, सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। जंक फूड, प्रोसेस फूड का सेवन ज़्यादा हो रहा है और बच्चों की जो खेलने की आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से ये बीमारियां देखने में आ रही हैं। ये बताइएगा कि डिजिटल स्क्रीन और मोबाइल का बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये सवाल एक ऐसा सवाल है डॉक्टर साहब जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी सामने आ रहा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं। आजकल बच्चा पैदा होने के साथ मोबाइल फ़ोन रखा होता है, तो ये कितना इम्पैक्टफुल है और किस तरीके से बच्चों के मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर इसका दिख रहा है? जी, ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल की।
जो स्क्रीन है, स्क्रीन टाइम से बच्चों की नींद है अफेक्ट हो रही है। नींद अफेक्ट होने के कारण उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ रहा है, एडिक्शन हो गया है स्क्रीन का, जिससे बच्चे उसके बिना खाना नहीं खा पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। इसके बचाव के लिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि 2 साल से नीचे वाले बच्चों को स्क्रीन दे नहीं। स्क्रीन जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, ये सब चीज़ों से दूर रखे। 2 से 5 साल तक के बच्चों में 1 घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउड है, वो भी ब्रेक्स में, लगातार नहीं। और रात को डिनर के बाद तो स्क्रीन नहीं देना चाहिए, उससे उनके स्लीप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो ब्लू लाइट से मेलाटोनिन हार्मोन, जो नेचुरल स्लीप हार्मोन है, उसकी कमी हो जाती है। उसके कारण उसको स्लीप कम हो जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और 6 साल से 12 साल तक के बच्चों में 2 घंटा अलाउड है, वो भी ब्रेक्स में। ये बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल में बच्चों के लिए इमरजेंसी सेवाएं कितनी तेज़ और एडवांस है, अगर हम रायपुर के और भी हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो? हमारे हॉस्पिटल में ILS में जैसे कोई इमरजेंसी में बच्चा आता है, जैसे नवजात शिशु से लेके कोई बच्चा आता है, बड़ा बच्चा, तो उसके रिससिटेशन के लिए अलग पीडियाट्रिक कॉर्नर अवेलेबल है। नवजात शिशु के लिए भी अवेलेबल है और बड़े बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। वहाँ पे तुरंत डॉक्टर भी अवेलेबल है जो उनका केयर कर सके। सर देखिए, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल ये कि आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे, कि वो किस तरीके से अपने बच्चों के डाइट का ख्याल रखें जिससे उनका बच्चा स्वस्थ रह सके? ये संतुलित, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, संतुलित आहार दें, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा को ज़्यादा दें, और जो प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, उससे दूरी बनाए रखें। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, और टाइमली वैक्सीनेशन कराएं अपने बच्चे का। अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके उसका नियमित जो वैक्सीनेशन है उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमने बात की कि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का क्या समाधान है, फिर बच्चों से जुड़ी समस्याओं की भी पाठशाला यहाँ पर सेहत की लगी। अब ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद चर्चा होगी ENT डॉक्टर से।